हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड हम कवर कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स को। और आज का सेशन हमारा डेडिकेटेड है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और ये है उसका थर्ड सेशन। इसके पहले जो हमने 2 सेशंस आप तक पहुंचाए हैं उसमें हमने कवर किया है सबसे पहले तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड उसके बाद सेकंड हमने किया था हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 2 मेथड अपन ने कवर कर लिए हैं, एक ग्राफिकल और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। आज के सेशन में अपन फोकस करने वाले हैं हमारे तीसरे मेथड पे, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये हो गई अपनी पूरी कहानी कि अपन ने शुरू कहाँ किया था और कहाँ अपन पहुँच गए हैं। अब अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं आज के सेशन पे। तो आपने अब तक जितना पढ़ा है उसमें आपने क्या देखा है कि यदि हमारे पास एक पेयर है लीनियर इक्वेशंस का 2 वेरिएबल में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है और समस्या के एंड रिजल्ट तक कैसे पहुंचना है, उसके प्रोसेस हमने देखे थे। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए मेथड की, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप 2 वेरिएबल्स की जगह एक वेरिएबल तक पहुंचने के लिए एलिमिनेशन का सहारा लेते हैं। देखिए, जो 2 मेथड हमने अब तक हमने सीखे हैं, दोनों में ही हमने एक काम किया है कि हमने 2 वेरिएबल्स को पुश किया है एक वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके लिए एक रास्ता जो अभी तक हम सीख चुके हैं वो है हमारा कौन सा वाला रास्ता, वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जिसमें हमने एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे इक्वेशन में, जिसकी वजह से कैलकुलेशन करते समय वहां जो 2 वेरिएबल थे वो एक में कन्वर्ट हो गए और फिर इजीली हम वहां पे सॉल्व कर पाए। तो हमारा जो मूलभूत एजेंडा है हर मेथड का वो सिर्फ इतना सा है कि 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में मामला कन्वर्ट हो जाए। यहाँ इस मेथड में जो अभी हम सीखने वाले हैं, हम करने वाले हैं एलिमिनेशन, यानी ऐसा कुछ वो करना, व्यवस्था करना कि हमारा एक वेरिएबल दोनों इक्वेशंस में से एलिमिनेट हो जाए, गायब हो जाए, जिसकी वजह से हमारी जो इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए और फिर इजीली हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, कभी कभी सवाल के लिहाज से या दी गई इक्वेशंस के हिसाब से ये वाला मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। कौन सा वाला? एलिमिनेशन। अब मैं आपको यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल से कंपेयर करने को बोलूँगा। आप रियल लाइफ में स्पोर्ट्स खेलते ही हैं हम सब, है ना, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, टीम स्पोर्ट्स हो या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो, उसमें बहुत बार हमें इंजरी हो ही जाती है ना। अगर हम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो भी, या फिर घर के आसपास खेल रहे हैं तो भी। और जब इंजरी हो जाती है तो कुछ इंजरीज में हमें कहा जाता है कि आप आइस का इस्तेमाल करें, राइट। और कुछ में क्या कहा जाता है, कुछ में कहा जाता है कि हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल करें, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है गर्म पानी की थैली। ठीक है, तो कभी वो कहते हैं गर्म पानी से सिकाई करो या गर्म चीज से सिकाई करो, चाहे वो आपकी हॉट वाटर बैग हो गई, या फिर ऐसा कहते हैं ना भैया कपड़े को आप तवे पे रख के या लकड़ी आग के पास रख के गर्म करके उससे सिकाई करो, या फिर बोलते हैं कि आइस का इस्तेमाल करो, यानी बर्फ लगाओ। अब उसमें आइस बैग्स भी आजकल आने लगे हैं, जिसमें आप आइस भर के फिर उसको अपने जो भी इंजरी है उसके ऊपर रख सकते हो, लगा सकते हो, है ना। तो इंजरी होती है खेलते समय, लेकिन कभी उसका इलाज आइस से होता है, कभी उसका इलाज हॉट वाटर से होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर समस्या का समाधान एक ही तरीके से निकलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसी समस्या होगी, जैसी प्रॉब्लम होगी, उसके हिसाब से हम यहाँ पे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसा आपका लीनियर इक्वेशंस का पेयर होगा, उसके हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल, डिपेंडिंग ऑन द कोएफिशिएंट्स, आप डिसाइड करोगे कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है या फिर एलिमिनेशन करना है, या अगर कभी ग्राफिकल करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट डिपेंड ऑन द इक्वेशन जो आपके पास है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करना, कभी मन में पहले ही मत सोच लेना कि मैं यही मेथड यूज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस चीज को एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल जो है आपके समक्ष वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले हम इसको समझेंगे, इक्वेशन का निर्माण करेंगे, उसके बाद सॉल्विंग पाएंगे। ठीक है, चलो
सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है आपको यहां पे 2 पर्सन की इनकम का रेशियो दिया है, कितना? 9:7, और साथ ही साथ दिया है रेशियो उनके एक्सपेंडिचर्स का, दैट इज 4:3। ठीक है, तो आपको 2 लोगों के इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, और साथ ही साथ क्या दिया है कि दोनों यानी ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ। अब जितना मुझे पता है, बेसिक जो हमारा सेंस होता है वो क्या कहता है कि सर यदि मैं इनकम में से, यदि मैं मेरे अर्निंग में से मेरे एक्सपेंडिचर्स को हटा दूंगा, तब जाके मैं सेविंग्स तक पहुंच पाऊंगा, तब जाके मैं पता लगा पाऊंगा कि मेरी सेविंग्स कितनी है ना। तो यहां पे सवाल के हिसाब से आपको दिया है कि भैया सेविंग्स तो 2000 है। अब बात आ जाती है इनकम और एक्सपेंडिचर की। इनकम और एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, इनफैक्ट आपको रेशियो दिए हैं। तो आप क्या करोगे, आप इनकम जो कि हमारा एक यहां पे डिटरमाइनिंग क्वांटिटी है जिसको हमें पता लगाना है, उसको मान लोगे x, इन सेंस कि आपको रेशियो मिल जाएगा इनकम का 9x और 7x। तो ये जो x है, मैं इनकम को x नहीं मान रहा हूं, ये जो x है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ रेशियो। अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी भैया? तो एक बात समझना, यहां पे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। लेट मी टेक वैल्यूज फॉर एग्जांपल 18 एंड 14। ना ये जो 2 वैल्यू मैंने लिखी 18 और 14, इनका अगर रेशियो कैलकुलेट करने की मैं कोशिश करूं तो कैंसल आउट हो जाएंगे ये 2 से, तो रेशियो आएगा 9:7। वेयर एज अगर मेरे पास कोई और वैल्यू भी है, मान लो 3600 एंड 2800, ये 2 वैल्यू हैं अगर मेरे पास, इनका भी अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करने की यहां पे कोशिश करूं तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, किससे? आपस में 0 से 0 कैंसिल, 4 के टेबल से 4 9 जा 4 7 जा। So for these values of 18 and 14, ratio is 9:7. For the bigger values of 3600 and 2800, still the ratio is 9:7. तो आप रेशियो देख के नहीं बता सकते कि यहां पे किस वैल्यू की बात हो रही है टेक्निकली। तो आप क्या करोगे, इसलिए आप आपके रेशियो को एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जोड़ देते हो, जिससे कि आप बड़ी आसानी से कैलकुलेशंस कर पाते हो। और फिर जब आप कैलकुलेशंस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू मिल जाती है और आप ओरिजिनल वैल्यूज का पता लगा पाते हैं। सिमिलरली हम एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पे y का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे देंगे, तो हमारे एक्सपेंडिचर्स के रेशियो हो जाएंगे 4x:3x। नाउ दिस बेसिक फंडा ऑफ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग यहां पे अप्लाई होगा, जहां पे इनकम अगर मैं पर्सन फर्स्ट की बोलूं, पहले पर्सन की, तो वो है 9x, ठीक है, और उसके एक्सपेंडिचर्स को अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं तो वो होंगे 4y, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 2000। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अगर मैं यहां पे देखूं तो भैया इनकम है 7x, एक्सपेंडिचर है 3y, और सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आना चाहिए यहां पे भी 2000। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। फेयर इनफ। नाउ व्हाट डू वी डू? तो सर यहाँ पे अब हम ये कर सकते हैं कि ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, इन दोनों को सॉल्व करके अपना आंसर हम बता देंगे, इसमें तो कोई खास दिक्कत आनी नहीं है। लेकिन सॉल्व करना किससे भैया, उस बात की क्लैरिटी तो क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत जरा से भी नहीं था। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे अप्रोच करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में हम कोशिश क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है सर? दिक्कत ये आती है कि आपका जो वेरिएबल होता है वो अकेले नहीं लड़ता है, उसके साथ उसका पावर हाउस अर्थात जो उसका कोएफिशिएंट है वो भी लड़ता है, मतलब वो भी आपके कैलकुलेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपको वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो सीधे ऐसे वाई वाई एलिमिनेट नहीं हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको उसके कोएफिशिएंट्स को सिमिलर या इक्वल बनाना पड़ेगा, ताकि आप आसानी से उनको एलिमिनेट कर पाओ। क्योंकि जब दोनों इक्वल होंगे इन टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स, तो उनके सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पे डिपेंडिंग ऑन द साइन हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला कार्य हमारे लिए क्या हो जाता है कि भैया देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से
और इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, विथ कीपिंग अ थॉट इन माई माइंड दैट मेरे को जो y वाला वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है। अगर मुझे x वाला करना होता तो मैं ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई करता, नीचे वाले को 9 से करता, है ना। पर क्योंकि मुझे यहाँ पे बोला नहीं गया है कि x को ही करना है या y को भी करना है, या कभी आपको किसी भी कैलकुलेशन में नहीं कहा जाता है कि इसको करना है या उसको करना है, वो आपकी चॉइस होती है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, सवाल के आपके वैल्यूज के हिसाब से डिसाइड करते हो कि कैसे एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये मल्टीप्लाई करने से हमारी इक्वेशन चेंज नहीं हो जाएगी क्या। अब देखो उस पर अगर हम बात करें तो देखो बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मेरे घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे नहीं, मेरे रिश्तेदारों के हैं, ठीक है। अब वो जो 3 बच्चे हैं, ठीक है, अगर मैं उनको एक जैसी चॉकलेट एक समय पे मतलब एकदम न्याय के साथ तीनों को दूं, तो क्या तीनों में से कोई एक होगा जो लड़ेगा या फिर झगड़ा करेगा या फिर मुझसे नाराज होगा? नहीं। तो लेकिन अगर मैंने किसी एक को चॉकलेट दी बाकी को नहीं दी, या किसी एक को बड़ी दी बाकी 2 को थोड़ी छोटी दी साइज में चॉकलेट, तो फिर वहां पे झगड़ा होना लाजमी है। तो वैसा ही गणित का होता है, अगर आप इक्वेशन में एक ही वैल्यू सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ LHS RHS दोनों तरफ जब आप सेम ही वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में दिक्कत का सवाल तो आता ही नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप बड़ी ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9 3 27, 4 3 12, 3 2 6, नीचे वाले पार्ट में 7 4 28, 4 3 12, 4 2 8। तो इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ यूं मिलेंगी आपकी 2 नई इक्वेशंस। देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, पहली वाली 27 - 12y = 6000, दूसरी है 28 - 12y = 8000। अब इसमें से अगर मुझे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो मेरे पास क्या रास्ते हैं सर? अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पे -12 ऐड होके -24 हो जाएंगे, मेरा काम या मेरा पर्पस सर्व नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने को देखूं, माइनस करने को अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो -12y -12y मतलब हो जाएंगे यहाँ पे कितने, +12y हो जाएगा। तो ऊपर वाला माइनस, ये नीचे वाला हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। और पहले से एक माइनस था -12y, तो प्लस माइनस कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को, आंसर आ जाएगा आपका 0, यानी y हो जाएगा आपका आसानी से एलिमिनेट, ठीक है। चलिए, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सोच रहे हो कि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब उसको करने के 2 तरीके, बेसिकली वे ऑफ राइटिंग। पहला है ये, जहां पे आप x को x से माइनस कर रहे हो, y को y से माइनस कर रहे हो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से माइनस कर रहे हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि जिस पैटर्न से हमने लिखा है इक्वेशन को, यहीं से आप माइनस कर दो। जब आप यहीं से माइनस करने की चेष्टा करोगे ऐसे ही लिखे हुए पैटर्न में, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, 27 - 28, तो ये हो जाएगा -(x), फिर -12 माइनस माइनस +12, तो -12 और +12 मिलके कितना हो जाएगा सर? कैंसल आउट होके हो जाएगा 0। आपने लिखा -(0), है ना, मतलब 0 तो माइनस के साथ रखो या प्लस के साथ रखो, कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, ये माइनस साइन जहां पे जैसे आता है तो इधर ब्रैकेट में कौन सा साइन यूज होगा कैलकुलेशन करते समय वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे होगा 6000 - 8000, यानी यहाँ पे जवाब में आपको मिलना चाहिए -2000। तो ये हो गया x = 2000, बिकॉज दोनों तरफ के माइनस साइन आपस में हो गए कैंसल। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको 2 - x की वैल्यू मिल गई 2000 का, इतने में हमारा काम हो जाना चाहिए। नहीं सर, अभी तो हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। यहां देखो इन्होंने जो अप्रोच लिया था दोनों में वेरिएबल्स को माइनस करने का और सॉल्व करने का, तो देखो 28 में से 27 माइनस, 12 में से 12 माइनस, 8000 में से 6000 माइनस, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पे दूसरी इक्वेशन का पहला वाला टर्म लिखा है तो यहाँ पे भी दूसरी इक्वेशन का पहला, यहाँ पे भी दूसरी इक्वेशन का पहला, यहाँ पहली इक्वेशन का पहला, तो यहाँ भी पहली इक्वेशन का दूसरा, और यहाँ पहली इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। पैटर्न वही चलेगा। उसमें अगर आपने चेंज कर दिया, फेर बदल कर दिया, तो आपके सॉल्यूशन में जो साइन आएगा प्लस माइनस का वो अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका पूरा सॉल्यूशन कुछ अलग ही वैल्यू देगा और आप कभी भी सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे।
ठीक है ना भाई लोग। अब स्टेप 3 में क्या होगा भैया, x निकालने से हमारा काम खत्म हो जाएगा क्या? नहीं सर। हालांकि अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो x की वैल्यू निकालने से सवाल ने जो मुझसे पूछा है वो जवाब तो मैं निकाल लूंगा, पर न्याय और एथिक्स ये कहते हैं कि भैया आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल के देनी है। तो आप x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख के और थोड़ा सा सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे बता देंगे कि y आया 4000, ठीक है। और x की वैल्यू के हिसाब से हमारा जो इनकम का रेशियो था 9:7, उसको यूज करके हम इनकम को पता लगा लेंगे, जो कि यहाँ पे होगी भैया 2000 इंटू 9 यानी 18,000 एंड 2000 इंटू 7 यानी कि 14,000, ठीक है। और अगर मुझसे कोई एक्सपेंडिचर पूछता तो उसकी वैल्यू आई 4000, रेशियो था 4:3, तो 4000 इंटू 4 यानी हो गया आपका 16,000, 3 इंटू 4000 यानी हो गया 12,000। तो 14 एंड 12, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो इनकम का रेशियो 9:7 हमारा भी आया था और जो वैल्यूज मिली उससे भी मिला 9:7, ठीक है। देन अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालने हैं तो इन्होंने -2000 कर दिया क्योंकि सेविंग्स थी 2000 की, तो आपका रेशियो आया 16,000:12,000, कैंसल आउट होके 4:3, ये भी हमारे सवाल के हिसाब से भी दिया है। चलिए गुड टू गो, कोई खास दिक्कत जरा से भी नहीं सर। तो हमने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल कर लिया यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एकदम अच्छे से हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की कि कैसे हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है जिसमें मेजर रोल होगा उसके कोएफिशिएंट का, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। हालांकि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये रिमार्क्स क्यों लिखे गए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप इस मेथड को यूज करते हैं, इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बिकॉज वी एलिमिनेट वन वेरिएबल। आप पहले एक एलिमेंट क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। आप पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो रिड्यूस होके सिंप्लीफाई होके वन वेरिएबल में आ जाएं, ठीक है। एक इक्वेशन मिले आपको जो कि वन वेरिएबल में होगी, उसके बाद आप उसको सॉल्व करते हैं। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको y ही हमेशा एलिमिनेट करना है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एंड सिचुएशन x को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। उसकी छूट, उसका फ्रीडम आपको यहाँ पे मिला हुआ है पहले से, ठीक है। चलिए ऑल गुड टू गो। अब इसके बाद आप क्या करोगे भैया, देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, यू कुड ऑल्सो हैव यूज द सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन या फिर ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं है कि किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व करना है। आपको उतना इंडिपेंडेंस हमेशा दिया गया है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है अपने सॉल्यूशन को निकालने के लिए, ठीक है। अब एक बार स्टेप्स को रिवाइज करते हैं जिससे कि हमें क्लियर आइडिया हो जाए कि कैसे हमें किसी सवाल को अप्रोच करना है। एक फ्लो बन जाएगा आपका, स्टेप्स आपकी रिवाइज हो जाएंगी तो आपकी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप जो होता है उसमें आप क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी सूटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू से। किस एजेंडे के साथ, किस उसके साथ, किस माइंडसेट के साथ कि हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कैसे हो जाएं, कोई भी एक वेरिएबल के वो हो जाए न्यूमेरिकली इक्वल। इतना कार्य आपको हमेशा करना होता है, ठीक है। अब इसके सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, आप ये जो इक्वेशन है आपकी दोनों, ठीक है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। जिससे आपको होता क्या है, आपका जो दो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होके किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देती हैं और आपको मिल जाती है कोई एक इक्वेशन इन एक वेरिएबल, सिंपल। और किसी एक इक्वेशन जो कि एक वेरिएबल में है उसको सॉल्व करना आप बहुत टाइम से सीख रहे हैं, क्लास 6-7 से आपने वो शुरू किया है, तो आपको उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और आपको इक्वेशन मिल जाती है तो आप स्टेप 3 पे जाते हैं, यानी जहां पे आप सॉल्व करते हो उस इक्वेशन को और उस एक वेरिएबल का आंसर निकालते हैं। पर यदि वहां पे आपको इक्वेशन नहीं मिलती है, कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है कभी कभी कि आपका जो सेकंड स्टेप था, ये जो इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का, उसके रिजल्ट के रूप में आपको सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट मिल जाता है विदाउट एनी वेरिएबल ड्यू टू द सिनेरियो दैट इज हैपनिंग बिटवीन द इक्वेशंस। उस केस में आपके दो स्टेटमेंट आते हैं, जो एक स्टेटमेंट आएगा उसकी दो पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा
या फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। और दोनों में ही वेरिएबल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर वेरिएबल होगा तो आप वेरिएबल सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे, पर अगर वेरिएबल नहीं है और जो स्टेटमेंट है वो बिना वेरिएबल वाला, उसमें आपको दो मिलते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा। तो आप क्या करोगे, तो आप अगर ट्रू होगा तो आप क्या निर्णय लोगे कि वहां पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, पर अगर वो कोई भी स्टेटमेंट जो भी आया वहां पे वो फॉल्स होगा तो आप कहोगे कि भैया इसके नो सॉल्यूशन है, दैट इज इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है या इनकंसिस्टेंट पेयर है बेसिकली। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, कुछ बातें याद दिलाऊं, तो पिछले ही सेशन में हमने जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें एक क्वेश्चन में हमारे को एंड में रिजल्ट में मिला था स्टेटमेंट की 18 इक्वल टू 18 है। अब यहां पे अगर आप देखो तो वेरिएबल का एग्जिस्टेंस नहीं है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी और हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए थे। दोनों वेरिएबल हमारे गायब हो गए तो लास्ट में बच रहा था दोनों तरफ 18 इक्वल टू 18 है। ये स्टेटमेंट अगर मैं देखूं गणित के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब इसका करना क्या है वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट इन इटसेल्फ 18 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहां पे हमने क्या रिजल्ट लिखा था कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। सर इसमें फॉल्स स्टेटमेंट का एग्जांपल क्या होता है? अब वही पिछले सेशन में एक और आया था यहां पे क्वेश्चन जिसमें आपके वेरिएबल सारे उड़ गए थे और जवाब में से इतना बचा था कि वेरिएबल्स के हटने के बाद -4 इज इक्वल्स टू 0 बस। अब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि -4 0 के बराबर नहीं होता, बल्कि -4 और 0 दो बहुत ही अलग वैल्यूज हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स था, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे भैया इस केस में, क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स है तो नो सॉल्यूशन बोलना यहां पे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपका जो एंड रिजल्ट आया वो भी कुछ ढंग का नहीं आया, कुछ सही चीज नहीं आई है, कुछ रैंडम ही चीज आ गई है, ठीक है, ये समझ गए। अब अगर लेकिन इक्वेशन ऐसी आ रही है कि जिसमें एक वेरिएबल है तो आप उसको सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे, और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। फिर इस वैल्यू को जो आपको मिली है उसको आप किसी दोनों में से किसी एक ओरिजिनल इक्वेशन में रख के अपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये करना जरूरी है। और इसी को हम और अच्छे समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स को यहां पे अब अपन आगे बढ़ के देखेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 9 देखो, आपके समक्ष दो इक्वेशन प्रेजेंट है, एक है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, दूसरी है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। हाउ डू वी अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? साफ साफ लिखा है भैया आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है। सर क्या बोर्ड्स में या एग्जाम में कभी लिखा आता है कौन सा मेथड यूज करना है? आइडियली नो, मतलब अगर ग्राफिकल हो तो फिर भी लिखा आता है, बाकी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में तो नहीं आता है भाई अक्सर, तो इसीलिए मतलब आपकी चॉइस है पर अगर लिखा नहीं होगा तो 90% लोग इक्वेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं, पहले से कभी सोच के नहीं जाते। अब यहां देखो, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड के फुटस्टेप्स को फॉलो करूं जो मुझे अभी बताए गए थे, तो सबसे पहले मुझे दोनों में कुछ एक नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर वाले में मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी थोड़ी सी नीचे वाले इक्वेशन से कंपेयर होने वाली, सॉल्व होने वाली। नीचे वाली में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इंटू 1 कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या आएगी? अब इंटू 2 करने पे तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 16, एंड यहाँ पे ओरिजिनल है आपकी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, क्योंकि हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया। अब मैं दोनों को कर दूंगा क्या, ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी आप करें देख के करिएगा कि उसमें आपके एक कम से कम एक वेरिएबल एलिमिनेट होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐड करने जाऊंगा 4 और 4 8, 6 और 6 12, एलिमिनेट नहीं होगा कोई भी वेरिएबल, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। 4x माइनस 4x वुड बी 0, 6x माइनस 6x वुड बी 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो जगह 0 क्यों लिखूं, केवल एक ही जगह लिख देता हूं। तो ये आया 0 इक्वल्स टू 16 माइनस 7 यानी 11। अब अगर मैं स्टेटमेंट पे गौर करूं, क्या 0 और 11 आपस में बराबर होते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होते। 0 और 11 आपस में बराबर तो नहीं होते, ठीक है। विच मीन्स यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा भैया कि जो आपका स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, इज फॉल्स। तो आपने लिखा यहाँ पे दिस स्टेटमेंट
is false, and hence, क्योंकि जो हमें स्टेटमेंट मिला है वो फॉल्स है, hence the pair of linear equations have what? Have no solution, कोई सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि जो पेयर हमें दिया है उसको सॉल्व करने पर भी हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत यहां तक जरा से भी नहीं सर, ये तो हमने बड़ी आसानी से कर दिया। और अगर आप देखोगे भी तो जो पिछला ज्ञान हमने अब तक अर्जित किया है, जो भी हमने सीखा है, उसके हिसाब से अगर मैं रेशियो भी निकालूं A1 A2 और B1 B2 का, तो 2/4 यानी हो जाएगा कैंसिल होके 1/2, ठीक है। और दूसरा आ रहा है 3/6 B1 B2, और तीसरा आ रहा है 8/7। और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1/2 इक्वल टू 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू 8/7। तो जब A1 A2 इक्वल टू B1 B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 C2 होता है, तो हमारे मन में पहली आवाज क्या आती है कि साहब ये तो पैरेलल लाइंस हैं, यानी नो सॉल्यूशन वाला मामला यहां पे बन रहा, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस यानी नो सॉल्यूशन वाला मामला यहां पे बन रहा है। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए भैया, ठीक है। ऑल गुड टू गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको क्या करना है, अच्छा तो सॉल्यूशन का थोड़ा वो है एलैबोरेशन, तो एक बार देख लीजिएगा। क्या किया इन्होंने, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी वाली को 1 से, जो हमने लिखा था वही सेम चीज, क्योंकि इसमें ज्यादातर यही अप्रोच चलती है, ठीक है। उसके बाद जो 2 इक्वेशन मिली उन दोनों को उन्होंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। जब आपने सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, अच्छा ओके 16 - 7, देखा मेरी मैथ्स इतनी कमजोर है, ये 9 है 11 नहीं है, सो सॉरी, ठीक है। तो इसको आप 9 लिख लीजिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, ये अपना 9 था, थोड़ा अपन ने यहाँ पे -5 कर लिया अपने दिमाग में, ठीक है। तो वैसे भी 0 = 9 तो वैसे भी फॉल्स ही होगा, है ना। तो ये 9 होगा, यही यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कि माइनस करने पे आपको 0 = 9 मिलेगा, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसीलिए इस पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, पैरेलल लाइंस। और ये हमने वेरीफाई कैसे किया, तो हमने A1/A2 और B1/B2 का रेशियो निकाल के भी देखा, तो भी ये बात सत्य साबित हो रही है कि लाइंस पैरेलल हैं, कोई सॉल्यूशन मिलने की उम्मीद यहां पे नहीं दिखती है, ठीक है। ऑल गुड टू गो। ये वाला सवाल अब देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा एग्जांपल, एक अच्छा सा वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें नंबर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो एक बार ध्यान से इसको पढ़ो और देखो फिर कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहां पे समझना, 2 डिजिट नंबर या जब भी डिजिट्स वाले या इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे पहले डेवलप करनी है। अब जैसे अपना जो प्रथम दृश्य या पहली बार जब आप इस सवाल को पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है, भैया 2 डिजिट नंबर बोला है, दुनिया में कितने सारे 2 डिजिट नंबर हमको पता है, जैसे 72 हो गया, 46 हो गया, 38 हो गया, तो 2 डिजिट नंबर है, तो एक x एक y। लेकिन ये अप्रोच थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि इन नंबर्स को जरा एक बार प्रोनाउंस करो। आप इसको 72 नहीं बोलते, आप इसको क्या बोलते हैं, 72। तो अगर मैं इसको बोलने के वे में ब्रेक करूं तो इट इज 72। 46 तो 4046। 38 तो 38। डिपेंडिंग ऑन सेम लॉजिक x, अब मैं x0 तो लिखूंगा नहीं, xt तो होगा नहीं। अब ये 30 40 70 बने कैसे सर, इनके जो नंबर्स थे उसमें हमने 10 मल्टीप्लाई किया, 3 में 10 मल्टीप्लाई किया तो 30 बना, 4 में 10 मल्टीप्लाई किया तो 40 बना, 7 में 10 मल्टीप्लाई किया तो 70 बना। ठीक उसी प्रकार मैं x में 10 मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मल्टीप्लाई करूंगा, x में 10 मल्टीप्लाई करूंगा और y को यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, पैटर्न समझ में आया। अब ये पहली बार आप ऐसे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये आपने बचपन में बहुत बार डिस्कस किया है, उसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम, जहां पे ये है यूनिट प्लेस और ये वाली ही अपनी टेंस प्लेस है। तो यहां पे जब आप नंबर्स बनाते हैं तो आप प्लेस वैल्यू सिस्टम को ध्यान में रखते हुए अपने नंबर का जो अजम्पशन आप ले रहे हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप पहली डिजिट को बोलेंगे x, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखा भैया कि टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट को आप बोलेंगे x एंड y। तो ये हो गई डिजिट्स x और y। अब इनका प्लेस वैल्यू सिस्टम में जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो हमारा नंबर क्या बनेगा, इट वुड बी 10x प्लस y। ये क्लियर हुआ।
बहुत लोग वरना यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि ये 10x प्लस वाई कहाँ से आया, कैसे बना, और फिर मगअप कर लेते हैं। मगअप करने वाली बात नहीं है। जैसे हमने नंबर्स को पढ़ा है, जैसे हम नंबर्स को बोलते हैं, यूज करते हैं, ठीक वैसे ही हम यहाँ पे भी नंबर्स को वैसे ही फॉर्म कर रहे हैं। डिजिट्स के साथ उनकी प्लेस वैल्यू का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी नंबर के फॉर्मेशन में। इसीलिए यहाँ पे जब हमने एक अजम्पशन लिया तो वहाँ पे भी प्लेस वैल्यू का ध्यान रखा बहुत अच्छे से। अब जब आप सवाल को पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या बोला कि भैया एक 2 डिजिट नंबर और एक नंबर बना जो कि आपके डिजिट्स को रिवर्स करके। अब जैसे यहां पे अगर देखोगे मैं 42 के डिजिट्स या 46 के डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो वो 64 बन जाएगा। डिजिट्स को रिवर्स करना मतलब जहां 2 है वहां 7, जहां 7 है वहां 2। जैसे ये 38 का क्या बन जाएगा 83, राइट। तो वैसे ही जब आप यहां पे भी रिवर्स करेंगे तो जहां x है वहां y और जहां y है वहां x आ जाएगा। और इसका अगर मैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से क्या करूं, एडजस्टमेंट करूं, तो y इंटू 10 और यहां हो जाएगा x, जिसको हम कैसे लिखेंगे 10y प्लस x। तो दिस वॉज द ओरिजिनल नंबर, द ओजी नंबर, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। एंड दिस इज द नंबर फॉर्म्ड आफ्टर रिवर्सल, ठीक है। ये डिफरेंस आपको यहां पे समझ के रखना है, ध्यान में रखना है। अब इन्होंने क्या बोला कि आपका जो 2 डिजिट नंबर है और जो दूसरा नंबर है जो कि डिजिट्स को रिवर्स करके बना है, उनका आपने करना है सम, और सम करने पे रिजल्ट आ रहा है 66। ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन है अबाउट द नंबर जो हमें पता लगाना है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, तो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसकी डिजिट्स के बारे में। इन्होंने साफ साफ लिख के दिया यहाँ पे कि भैया जो डिजिट्स हैं अपने नंबर की, जो डिजिट्स हैं वो क्या है, वो डिफर कर रही है बाय 2। अब डिफर का मतलब क्या होता है सर, दोनों के बीच का डिफरेंस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डिफर। डिफरेंस निकालना मतलब बेसिकली माइनस करना दोनों के बीच का। अब इसमें देखो 2 तरीके हैं, या तो आप बोलोगे कि भैया जो 2 नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं आपकी x और y, उनको माइनस करने पे आएगा 2, या फिर y माइनस एक्स करने पे आएगा 2, क्योंकि फिलहाल आपको पता नहीं है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी नंबर है ना, कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी डिजिट छोटी है, x छोटा है कि y छोटा है। तो दोनों में से कोई एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली हम इन जनरल प्रैक्टिस में x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिख के ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे अब इक्वेशंस को अपन फॉर्म करने की और आगे बढ़ेंगे। तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगी। सबसे पहले तो जो 2 नंबर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, एक हमारा ओजी नंबर, ओरिजिनल नंबर, ठीक है, और दूसरा हमारा जो रिवर्सल करने के बाद आया था नंबर, ठीक है, दोनों का सम करना है, दोनों को ऐड करने पे आपको मिल रहा है 66। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ब्रैकेट्स को अगर ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 66। अब आप 11 ले लेंगे कॉमन, x प्लस वाई आ जाएगा ब्रैकेट में, वो जाएगा डिवीजन में, तो आप देखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 अपॉन 11। 11 और 66 एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो आपका आंसर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब आपको जो सेकंड कंडीशन दी थी वही जो मैंने कहा कि भैया या तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 कर लो या y माइनस एक्स इक्वल टू 2 कर लो। दोनों ही केस में आपका आंसर कुछ ज़्यादा डिफर होने वाला नहीं है, लगभग सेम ही आंसर आपको दोनों कंडीशन में मिलेगा, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखना, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को देखा और उसके हिसाब से फिर आप जब एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करोगे तो आपके पास इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होके 0, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, डिवाइड करूंगा तो x मिलेगा मुझे 4 के बराबर, यानी 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4 के बराबर। और यदि x की वैल्यू 4 आ रही है तो आपका y कितना आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में रख दो तो y आ जाएगा 2, तो आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 42, क्योंकि नंबर कैसे बना था 10x प्लस वाई के रूप में, तो 4 10 40 प्लस 2 यानी 42। एक और चीज, अगर आपने यहाँ पे y माइनस एक्स का रूप लेके इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, उस केस में आपका x आएगा 2 और y आएगा 4, बट नो वरीज, दोनों ही केस में आपका नंबर होगा, जो नंबर्स का जो सेट होगा वो होगा 42 एंड रिवर्सल करने पे मिलने वाला 24, पर अगर आपका आया 24 तो रिवर्सल करने पे आपको मिलेगा 42। अब देखो, एक महिला है, एक आंटी है, उनके 2 बेटे हैं राम और श्याम,
ठीक है। किसी दिन राम ऑफिस से जल्दी आता है, किसी दिन शाम जल्दी आता है, पर लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे दोनों बच्चे घर तो आ ही जाते हैं ना, और वो 2 ही आते हैं, उनके अलावा कोई तीसरा पर्सन तो आता नहीं है। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, दोनों का अवेलेबल होना, दोनों का आपको मिलना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे या तो नंबर आएगा 42 या फिर आएगा 24। तो जो आपका ग्रुप बनेगा 2 नंबर होंगे, वो होंगे 42 एंड 24। अब ऐसे लिखो या लिखो 24 एंड 42, आंसर तो वही है। वेरीफाई अगर आप करोगे तो जब आप माइनस करके देखोगे तो 2 आएगा, ऐड करके देखो तो 66 ही आएगा। ऑल गुड टू गो। अच्छा एग्जाम्पल था नंबर्स का हमारा, एक कह सकते हो आप रिविजन सॉर्ट ऑफ हो गया, क्लैरिफिकेशन हमें मिल गया यहाँ पे और इजीली हम इसको खत्म कर पाए। चलो अब इसके बाद प्रोबेबली हमें जो करना है वो है एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इसमें 4 पार्ट्स हैं और हमें इसको सॉल्व कैसे करना है भैया, हमें इसको एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे दोनों मेथड से सॉल्व करने की और सही आंसर लाने की। अब सबसे पहले वाले क्वेश्चन को हम जरा सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड से। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी यहाँ पे x + y = 5। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 4। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे शुरू कैसे करेंगे इसको, आप कहेंगे भैया मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइंग, जो भी आप करें, जो भी आप करना चाहें, तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय या विथ, जो भी आप लिखें, बाय यहाँ पे 3 कर दो क्योंकि मैं y को एलिमिनेट करने को देख रहा हूँ, बाय 3 वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, तो सर आपको यहाँ पे मिलेगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3x + 3y इज इक्वल टू 3 × 5 = 15। ये आपकी ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप आगे क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे सर ये जो हमारी जो इक्वेशंस हैं उनमें से जो नई बनी है वो और जो एक पुरानी है जिससे रिलेवेंस लेके हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया, फ्रॉम कौन सी, तो आप कहोगे भैया फ्रॉम 2 and 3 वी गेट। ठीक है, 2 and 3 से हमें क्या मिलेगा भैया, तो सर 2 and 3 को यदि हम यहाँ पे देखें तो इनसे हमें मिलेगा कि एक तो है आपके पास 3x + 3y = 3x + 3y = 15 और दूसरी आपकी इक्वेशन है जो कि थी 2x - 3y = कितना, 4, राइट। अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो शायद एक भी एलिमिनेट ना हो, पर अगर मैं ऐड कर दूं तो 2 और 3 हो जाएगा, 5x - 3y + 3y कैंसिल होके 0, 14, 4 + 15 हो जाएगा 19। तो देयरफॉर यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 19/5। अब मुझे क्या करना चाहिए, सर सवाल में हमें x और y दोनों निकालने को बोला जाता है हर बार, तो यहाँ से अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। वो किस में रखेंगे, वो हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, वी गेट। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा भैया, तो सर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं यहां पे तो आप रखोगे 19/5 + y = 5। y निकालने के लिए आपको इसको वहां भेजना पड़ेगा, तो आप बोलोगे y = 5 - 19/5। अब आप लोगे यहाँ पे LCM, तो y would be equal to 25 - 19/5। अब 25 में से 19 माइनस किया तो आपको मिलेगा 6/5। ये क्लियर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई आपके पास कितनी, तो सर मेरे पास x की वैल्यू आई यहाँ पे 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है, और ये आए हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब हमारा दायित्व क्या बनता है, हम अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी अप्रोच करेंगे और देखेंगे फिर हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें करना है सवाल को अप्रोच सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेंगे ताकि आसानी से अपने सवाल को सॉल्व कर पाएं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पीछे हमने उसको किया है एलिमिनेशन मेथड से, राइट। अब यहाँ पे देखना आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो सर पहली वाली है x + y = 5, जहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करने के लिए कभी ना कभी x =
5 माइनस वाई मिलेगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है सर? सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसको मैं सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूँ। ठीक है, इसको हम थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की सहायता से अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे भैया फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा आपको? व्हाट इज द स्पेशल थिंग दैट यू आर गेटिंग? सर हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ गए एक स्टेप। कैसे? हमने x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको 5 माइनस वाई से, जिससे अब मेरी इक्वेशन दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल के फॉर्म में आ गई। तो अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, 5 2 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। 10 वहां जाएगा तो माइनस होगा, ये दोनों यहाँ पे माइनस 2 माइनस 3 ऐड होके माइनस 5 हो जाएंगे। यहाँ होगा 4 माइनस 10 तो माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, कुल मिला के आपके पास क्या बचा? y की वैल्यू आएगी 6/5। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 6/5। एक बार चेक कर ले, जो हमने एलिमिनेशन किया था उससे भी y इक्वल टू 6/5 भी आया था। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया? फ्रॉम सेकेंड वी गेट, क्योंकि हमें x और y दोनों निकालने हैं, केवल एक को निकालने से सवाल सॉल्व नहीं होता। कंप्लीट तभी होता है जब आप दोनों चीजें कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 5 माइनस कितना? 6/5। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो 5 5 25 माइनस किया आपने 6 होल अपॉन 5, सो यू गेट x इज इक्वल्स टू कितना? तो सर ये हो जाएगा 19/5। कितना? 19/5 हमारे x की वैल्यू। एक बार चेक कर लो, यही आया था क्या? बिल्कुल सर। यहाँ पे आप देखिए एलिमिनेशन मेथड से हमारा आया x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5, एंड जो हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड उससे भी आंसर यही आ रहा है, दैट इज 19/5 एंड 6/5। आंसर करेक्ट है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं भैया। बिल्कुल करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो दोनों मेथड से हो गया। अब देखो सेकंड क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हम अप्रोच कर रहे हैं किसको? हम अप्रोच कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन को। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। चलिए now first equation was 3x minus 4y equals to 10, if I am not wrong second equation थी 2x minus 2y plus 2y equal to 2। एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि जितना मेरे को याद था मैंने उतना तो लिख दिया। तो देखो 3x plus 4y equal to 10 है, 3x plus 4y equal to 10 एंड 2x minus 2y equal to 2, ये तो करेक्ट है। चलिए अब एलिमिनेशन कहता है कि कोई एक वेरिएबल के दोनों कोएफिशिएंट, मतलब दोनों इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है या तो x को सेम कर लूँ या y को सेम कर लूँ, पर x को सेम करने में ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, y को सेम करने में कम मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, अब क्या क्या इक्वेशन हो जाएंगी हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद? तो वो तो वही रहेगी, नीचे वाली हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये तो एज इट इज रहेगी। दूसरी वाली जो 2 से मल्टीप्लाई है वो होगी 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। नाउ अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रोबेबली हमारा जो एजेंडा है दैट इज y को एलिमिनेट करना वो नहीं हो पाएगा। तो प्रोबेबली इनको प्लस करना इज अ गुड ऑप्शन। 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, प्लस 4y माइनस 4y हो जाएगा 0, 10 प्लस 4 हो जाएगा 14। सो ऑल यू गेट इज कि x इज इक्वल्स टू 14/7, जो कि एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो आंसर आ जाएगा 2। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मान लीजिए अगर इसको हमने फर्स्ट बोला था, इसको हमने सेकंड बोला है, ठीक है, तो किसी भी एक में रख सकते हो, उसके लिए आपको पूरी इंडिपेंडेंस है यहाँ पे। मान लो आपने सेकंड में रखा तो आपके पास कितनी है वैल्यू? तो आपने कहा यहाँ पे फ्रॉम सेकंड वी गेट क्या मिलेगा आपको?
सर यहाँ पे आपने रखा x इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपने लिखा 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2y, कैंसिल होकर आपको मिलेगा 2 इक्वल्स टू 2y, यानी y की वैल्यू y यहाँ पे कितनी, y की वैल्यू y 1। तो आपने लिखा यहाँ पे देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y के पास 1 के अलावा कोई और ऑप्शन तो यहाँ पे बचता नहीं है। तो अच्छे से हम यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। ठीक है, x आया 2, y आया 1। अब ये हमने सॉल्व किया था कौन से मेथड से, तो ये हमने सॉल्व किया था हमारे एलिमिनेशन मेथड से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम सेकेंड वाले मेथड को भी आगे कर सकें, दैट इज और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे लाइन को एक काम को थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि दिख जाए इजीली, है ना। चलिए, ये हमारी लाइन होनी चाहिए कुछ इस प्रकार। अब सीधी है या नहीं ये तो नहीं पता, जितनी अब अपन बना पाए अच्छे से, है ना। इससे ज़्यादा कलाकारी से की उम्मीद हमसे कोई ना ही करे तो अच्छी बात है। एनीवे, चलिए कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, लेट अस लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भैया, अब हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे किसी दूसरी वेरिएबल में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपकी पहली इक्वेशन है तो भाई आपने लिखा उसको 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसमें आप किसी को सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। सेकेंड वाले में हम कर सकते हैं, तो आपने लिखा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 2y, माइनस था साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2y अपॉन 2। अब गणित का ज्ञान कहता है कि दोनों में से 2 कॉमन लीजिए फिर कैंसिल कीजिए, वरना गलती हो जाएगी। तो भैया उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे बोलेंगे 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस वाई अपॉन 2। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास कितना बचेगा, आपके पास केवल बचेगा x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब इसको आप दे दोगे नाम 1 2 3, थर्ड वन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी वाली इक्वेशन से वी गेट, क्या मिलेगा हमें भैया फर्स्ट एंड थर्ड वाली से। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें x की जगह उसकी जो वैल्यू हमने निकाली है उसको हम कर देंगे सब्स्टिट्यूट। सो इन दैट केस व्हाट डू वी हैव इज 3 इंटू एक्स की जगह आ गया 1 प्लस वाई, तो आपने लिखा यहाँ पे 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 प्लस 4y हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 7y इक्वल्स टू 10 माइनस 3। तो आपने बोला 7y इज इक्वल्स टू 7। तो आपने बोला यहाँ पे कि देखिए सिंपल सी बात है, y इक्वल्स टू 7/7 यानी 1 आ रहा है, जो कि हमारा यहाँ भी आया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बस वो क्या फर्दर प्रोसीड करें, आगे बढ़ें, तो भाइयों बहनों जो y की वैल्यू आई है उसको x की वैल्यू में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपने लिखा यहाँ पे कि भैया फ्रॉम थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा हमको, तो x इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू आ रही है 1, दोनों ही मेथड से सेम आंसर, मतलब हमारा पूरा काम लगभग सही हुआ है। 1 और 2 हमारे आंसर है, जिसमें x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1। इन केस आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लीजिए। आसान सवाल इजीली हमारा हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन उसके पहले एक बार इक्वेशन देख लें क्योंकि लिखी हुई नहीं है हमारे पास। तो थर्ड वाली में 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो यहाँ लिख रहे हैं भैया थर्ड वाला हमारा ये क्वेश्चन है, तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, और दूसरी है 9x माइनस 7y इक्वल टू 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक करो,
9x माइनस 2y इक्वल टू 7 होगा। माइनस 2y क्यों होगा? क्योंकि प्लस 2 वहां जाएगा तो माइनस 2। यहां भी देखो मैंने -4 को यहां ले लिया ताकि जो हमारा जनरल यूजेबल फॉर्म है उसमें ये कन्वर्ट हो जाए। तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। मैंने x और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स को उल्टा कर दिया। तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हमारी दो इक्वेशन है। एलिमिनेशन के लिए किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, मतलब कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम ऊपर कि भैया ये है एलिमिनेशन मेथड, EM लिख रहा हूँ मैं ऊपर, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन सा मेथड है। चलिए, अब जितना हमें समझ में आ रहा है, ऊपर वाली में 3 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली में 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास थोड़ा सा सिमिलर आ जाएगा x का आपका कोएफिशिएंट। तो लिखोगे यहाँ पे कि नाउ, नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे कि भैया नाउ, अब क्या होगा? ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन विथ 3 and 1 वी गेट, क्या मिलेगा आपको 3 से मल्टीप्लाई करने में? तो सर वहाँ 3 3 सा हो जाएगा 9, तो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 4 3 सा 12। दूसरी वाली हो जाएगी 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, सॉरी मतलब इनका होगा सब्ट्रैक्शन। तो 9x माइनस 9x हो जाएगा 0, माइनस 15 प्लस 2 यानी हो जाएगा माइनस 13y, और 12 में से 7 गया तो मेरे हिसाब से बचना चाहिए 5। तो y जो मिलेगा आपको वो मिलेगा माइनस ऑफ 5/13। लेकिन अकेले y निकालने से कुछ नहीं होगा, x भी निकालना पड़ेगा, ये आपको भी पता है। तो x निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लो। तो यहाँ पे आपने लिखा भैया फ्रॉम सेकेंड वी गेट। अब सेकेंड इक्वेशन किसको बोला था हमने? तो सर 2 हैं, तो दूसरी वाली को भी बोलेंगे भैया। तो ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन, उसमें अपने y की वैल्यू रखनी है। तो आप बोलोगे 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल्स टू 7। चलिए, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा? 9x इज इक्वल्स टू 9x या फिर 9x प्लस 10/13 इज इक्वल्स टू 7। तो ये 10/13 वहाँ जाएगा तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। तो 9x इक्वल्स टू 7 माइनस 10/13। हेयर यू वुड टेक LCM, तो 13 इंटू 7 हो जाएगा 91 माइनस 10/13। तो x वुड बी इक्वल टू, देखो 81 हो गया माइनस करने पे, होल डिवाइड बाय 13। जो 9 वहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो नीचे डिवीजन में आ जाएगा। 9 और 81 एक दूसरे को पहले से जानते हैं भली भांति, तो 9 1 जा और ये 9 9 जा। तो आपका देयरफॉर x कितना है? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9/13। ये आपका आंसर होना चाहिए। दिस इज बाय अगेन बाय विच मेथड? दिस इज अगेन बाय आपका कौन सा मेथड है? ये है भैया हमारा एलिमिनेशन मेथड। के यही करना था हमें? नहीं सर, अभी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना है। चलिए, तो अपन यहाँ पे एक और पार्टीशन ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो फॉर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो यहाँ पे भी एक लाइन खींच देते हैं। तो ये हमारा था एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड SM। पहली इक्वेशन क्या है? तो सर वो है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 10, राइट, इज इक्वल्स टू 4, सॉरी, यहाँ पे लिख दिया आपने फर्स्ट। अब इसी को लिख लूँ मैं अगर, तो हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y बाय 3। अब ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन क्या होगी आपकी, जो पहले से आपको दी हुई है, दैट इज योर 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब वहाँ पे वो थर्ड थी क्योंकि वहाँ पे हमने किसी तीसरी इक्वेशन का निर्माण नहीं किया था। यहाँ पे हमने पहली वाली को थोड़ा सा अपने यूज के हिसाब से चेंज किया है, इसलिए हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई हैं। जिसमें जो सेकंड है वो फर्स्ट वाले का एक अनदर रूप है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट
अब क्या मिलेगा जरा ध्यान दो, देखो यहाँ पे। तो सर सेकेंड वाली को हम यूज करेंगे थर्ड वाली में, तो 9 इंटू जो उसकी वैल्यू है x की वैल्यू दैट इज 4 + 5y अपॉन 3। तो x की जगह x की वैल्यू आ गई -2y इज इक्वल टू 7। अब पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम आप 3 और 9 को कैंसिल करने का करोगे और यहां लिख दोगे 3। अब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 हो जाएगा 12 + 3 5 हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा -2y और यहाँ आएगा 7। आप वहाँ भेजोगे 12 को, तो यहाँ आपको मिलेगा 13y, ये माइनस होने के बाद आया 15 और 12 में 7 - 12, तो y वुड बी माइनस होने के बाद -5 अपॉन 13 जाएगा डिवीजन में, जो पहले मल्टीप्लिकेशन में था। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम अपनी सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो फ्रॉम सेकेंड वी गेट, क्योंकि वहाँ पे x का डायरेक्ट आपको कह सकते हो फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ दिया, तो x = 4 + 5 इंटू कितना 5 इंटू ब्रैकेट में लिख दो आप यहाँ पे -5/13 अपॉन कितना आएगा सर, अपॉन आएगा यहाँ पे 3। चलिए ऐसा कुछ आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो x वुड बी इक्वल अपॉन 13 की अपॉन कितना है, हाँ अपॉन 13। तो यहाँ पे आप करोगे x वुड बी इक्वल टू 13 4 कितना हो जाएगा सर, 13 4 4 3 12, 2 यहाँ 1 ऊपर, ठीक है, और 4 1 4 552 -25 अपॉन कितना हो जाएगा सर, अपॉन हो जाएगा 13 इंटू ये हो जाएगा 1/3, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। अब इन दोनों अगर आप माइनस करोगे, देखो 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, तो 27/13 इंटू 1/3, यहाँ पे भी 33 और 27 कैंसिल, आपके पास आया 9/13, ठीक है। वैल्यू रखते चलो, सॉल्व करते चलो और कॉन्फिडेंस साथ में लेते चलना, वरना बहुत बार हमें से लोग क्या सोचते हैं, आधे में रुक जाते हैं कि नहीं यार हम कुछ गलत कर रहे हैं, और फिर वापस रीचेक करने लगते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए आइडियली, ठीक है। पहले पूरा सॉल्व कर लो, चेक कर लो। अब अगर दोनों से आंसर गलत आ रहा है तो मतलब सही आ रहा है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमसे इतनी बड़ी गलती तो नहीं होगी कक्षा 10वीं में कि -5/13 यहाँ भी आ जाए गलत और वहाँ भी आ जाए गलत, मतलब क्लियरली एक जगह तो हमारा आंसर सही है, मतलब दोनों जगह पे सही ही होगा। 9/13 भी हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इसी के साथ थर्ड पार्ट हमने समाप्त किया। इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं सर। 9/13 x की वैल्यू, y की वैल्यू -5/13 बिल्कुल सही जा रही है। अगला क्वेश्चन हमें देखना है, लेकिन इक्वेशन की सहायता लगेगी, तो वापस आ जाते हैं। तो x/2 + 2y/3 = -1, x/2 अपॉन 2y/3 = -1। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। दिखने में भी थोड़ा सा मतलब भयंकर और ख़तरनाक ही लग रहा है, पर सॉल्व तो करना ही है। तो क्या था, x/2 था ना, x/2 + y/3, x/2 + y/3 = -1। एक बार चेक कर लो, x/2 + 2y/3 = -1 + 2y/3 है, सिर्फ y नहीं है 2y/3 है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है एक छोटे से कोएफिशिएंट से, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या था साथ में भाई दूसरी इक्वेशन -1, x - y/3 = 3, x - y/3 = 3। तो सेकंड लिखा आपने x - y/3 = 3। या तो y को एलिमिनेट कर लो या x को कर लो, दोनों ही पॉसिबल है। x को करना है तो ऊपर वाले में 2 कर सकते हो मल्टीप्लाई, ठीक है, उससे आपका क्या हो जाएगा, ये 2 जो 2 मल्टीप्लाई होगा वो इस नीचे के 2 को डिवीजन वाले को हटा देगा, केवल आपके पास x बचेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज, अब y जो है अपनी सेकंड इक्वेशन जो है उसमें इंटू 2 कर दो, तो इसमें इंटू 1 रहने दो, इसमें इंटू 2 कर दो। तो यहाँ पे आप कहोगे भैया ऑन सॉल्विंग या ऑन मल्टीप्लाइंग, जो भी आप लिखेंगे, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, तो सर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो x/2 एज इट इज रहेगा, प्लस 2y/3 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू -1। एंड इधर पे हो जाएगा, देखो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, ठीक है, -2y/3 = 6। एक प्लस एक माइनस दोनों को ऐड करना इज बेटर इन टर्म्स ऑफ द सॉल्विंग पार्ट, है ना।
जब आप ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब आप ऐड करोगे इनको तो ये हो जाएगा, देखो 2x प्लस x/2। देखो गणित अपनी कमजोर है तो अपन लिख के ही करते हैं ना, जो भी सॉल्व करते हैं। ये दोनों को कैंसिल, यहाँ पे -1 + 6 हो गया 5। सिंपल। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 4x + x अपॉन 2 = 5। तो यहाँ पे आपके पास 5x अपॉन 2 = 5। अब आप यहाँ पे करोगे सॉल्व तो आपको x इजीली मिल जाएगा, तो आप बोलोगे देयरफॉर x = 5 यहाँ पे था, ये 2 जो नीचे डिनोमिनेटर में वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और उसका 5 जो है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से आपको मिलेगा भैया x की वैल्यू है 2, ठीक है। और इसको अगर आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा प्रोबेबली। अब यहाँ पे पहले तो नेमिंग कर दो भैया, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। तो अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे भैया, फ्रॉम सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा आपको सेकंड वाली इक्वेशन से? सर सेकंड वाली इक्वेशन से रखा हमने x = 2 - y/3 = 3 था हमारा ओरिजिनल इक्वेशन। 2 वहां जाएगा तो आप बोलोगे भैया -y/3 = 3 - 2, तो -y/3 = 1। अब आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो -y = 1 × 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -y = 3। तो देयरफॉर यहाँ से आपको मिलेगा y = -3। इतना क्लियर हुआ? जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। y की वैल्यू कुल मिला के जोड़ घटा के क्या आ रही है हमारे पास सर? वो आ रही है हमारे पास -3 के बराबर। चलिए ऑल गुड टू गो, इतना तो ठीक है। हाँ जी, अब ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब एक बार हम यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एलिमिनेशन मेथड, और यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सेम ही सवाल के लिए। क्या करोगे? तो सर इक्वेशन पे लिख लेते हैं। तो x/2 + 2y/3 = -1, ये हमारी पहली इक्वेशन है। सेकंड वाली के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो सर वो है x - y/3 = 3, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x = 3 + y/3 हो जाएगा, है ना। चलिए इसको आप यहाँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x would be = 9 + y/3, ये हमने पूरा एलसीएम ले लिया, एंड दिस इज योर थर्ड वन, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करेंगे किसके साथ? इसको यूज़ करेंगे हम प्रोबेबली फर्स्ट के साथ, क्योंकि सेकंड को तो हमने कर ही दिया है अपना, थोड़ा कह सकते हो आप कि अपने हिसाब से मोल्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, नॉट सेकंड भैया, थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा आपको भैया फर्स्ट एंड थर्ड से? तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप बोलोगे 9 + y/3, ये हो गया x की वैल्यू, होल डिवाइड बाय 2, ठीक है, प्लस 2y/3 = -1। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्विंग करना पड़ेगा। देखो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे वाले में क्या हो जाता है भैया? ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 3 × 2, ठीक है, प्लस 2y/3 = -1। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में, पर इतनी तो करनी ही पड़ती है, आपको पता ही है। तो 9 + y/6 प्लस 2y/3 = -1। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो ये तो एज इट इज इधर वाले में ×3 हो जाएगा, नहीं ×2 होगा, सॉरी। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास सर? यहाँ पे जाएगा, आप देखोगे तो 9 + y + 4y सॉरी अपॉन 6 = -1। चलिए तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा। तो सर मेरे को मिलेगा यहाँ पे 4 और 1 5y, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 5y = -6, और यहाँ पे है 9 + 5y, राइट है ना। 9 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -9, तो ये होगा 5y = -6 - 9, 5y = -15। तो y की वैल्यू आपको मिलेगी -15/5 करके, विच वुड बी = 3। क्या के लिए y निकालना था? नहीं सर, अभी तो x भी निकालना है, तो वो हम निकालेंगे तीसरे वाले से, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते भैया फ्रॉम थर्ड, फिर हम
थर्ड वी गेट, तो y आया कितना 3 के -3, सर y आया था -3, तो ये लो भैया ये माइनस साइन हमने लगा दिया। अब हम आगे कंटिन्यू करें अगर इसको, तो x वुड बी इक्वल टू 9 प्लस -3/3 है ना, तो x वुड बी इक्वल टू 9 - 3 यानी 6/3, जो कि कैंसिल होके हो जाएगा कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको या मुझे किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सा इसको पतला करके फिर ड्रॉ करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो ज़रा सा भी। तो ऐसा कुछ काम होगा अपने, है थोड़ी सी टेढ़ी बनी क्योंकि वो देखो वहाँ पे 9 जो है वो थोड़ा सा इस तरफ है, इसको भैया तुम थोड़ा सा इधर कर दो, हाँ बस ठीक है, चलो गुड टू गो। ठीक है, तो ये वैल्यूज आई हमारी x2 y -3, एक बार देख लो स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो। बढ़िया, खत्म हो गया। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन हमारा ये रहा जो कह रहा है हमसे कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करनी है। हालांकि मेथड एग्जाम में कहीं नहीं लिखा होता है कि एलिमिनेशन से करना है या किस मेथड से करना है, पर क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करनी है तो इन सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ वी ऐड, अब यहाँ पर देखो सवाल क्या दिया है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आना चाहिए, जैसे ही आपने शब्द पढ़ा न्यूमरेटर, फिर पढ़ा आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो आपको यही समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि भैया ये क्वेश्चन किसका, ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन का। अब अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब सवाल के हिसाब से हम यहाँ पे लिख रहे हैं भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिखा जिसको मैंने शॉर्ट में, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, यदि मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं, ठीक है कर दिया, और एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दूं, तो मेरा जो फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब देखो रिड्यूसेस टू 1 मतलब 1 पे पहुंच जाता है। एक होता है जब आप कहते हो रिड्यूसेस बाय 1, बाय 1 का मतलब है कि 1 से कम हुआ, ठीक है, और रिड्यूसेस टू 1 का मतलब है कि 1 तक कम हो गया। मतलब इन सेंस यहां पे आप लिखोगे कि x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 वुड बी इक्वल टू 1। 2 मतलब जैसे आप कह सकते हो कि आई रीच्ड टू दिस प्लेस, ठीक है, तो आप वहां तक पहुंच गए, है ना। तो वैसे ही आप 1 तक पहुंच गए मतलब आप 1 बन गए हो। अब आप यहां पे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको इक्वेशन मिलेगी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब जरा यहाँ पे हम एक सेकंड इक्वेशन को भी देख लेते हैं, उसमें क्या बोला गया है, उसके हिसाब से हम फिर फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट, सेकंड जो इक्वेशन होगी हमारी वो क्या होगी, तो सर वो हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखो, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो ये हमारा न्यूमरेटर है जिसमें हमने कुछ नहीं किया क्योंकि लिखा है ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, तो x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि लिखा है भैया वो हाफ बन जाता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x वुड बी इक्वल टू y प्लस 1। अब आप यहां पे लिखेंगे 2x माइनस y शुड बी इक्वल टू 1। इतना क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। दोनों में यदि मैं देखूं तो y का जो कोएफिशिएंट है वो है -1, तो प्रोबेबली मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट व्हाट, तो वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 एंड यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्या मिला आपको, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो शायद मेरा काम ना हो, पर अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे, x माइनस 2x वुड गिव मी ओनली माइनस ऑफ x माइनस वाई, ये माइनस इस माइनस से जुड़ के हो जाएगा प्लस, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 0।
ठीक है, उसको मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, और नीचे -2 -1 वुड बी -3, तो x आएगा आपके पास, आप लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना, x इज इक्वल्स टू 3 आएगा। एंड इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, पहली या दूसरी में, और फिर हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि फ्रॉम 1 वी गेट, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, जब आप यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में इसको रख दोगे तो सर हम रखेंगे यहाँ पे 3 - y इज इक्वल्स टू -2, पोजीशन थोड़ी सी चेंज होगी, -2 यहाँ आएगा तो हो जाएगा +2, y वहाँ जाएगा तो हो जाएगा +y, तो 5 इज द वैल्यू ऑफ y, ये हमारा सेकंड वेरिएबल आ गया। तो x आया x आया 3, y आया 5, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया फ्रैक्शन है या फिर आंसर है हमारा वो है 3/5। एक बार चेक करके देख लो, अगर आपने इसमें 1 क्या किया, आपने 1 प्लस किया तो 3 + 1 4, उसमें से 1 माइनस किया तो 5 - 1 इज ऑल्सो 4, 4/4 इज 1, करेक्ट। अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं तो 5 + 1 हो जाएगा 6, 3/6 होता है 1/2, तो आंसर आया 3/5। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लो भैया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 3/5 हमारा आंसर है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लो, वही करना है, इक्वेशन बनानी है, उसके बाद फिर अपन सॉल्व करेंगे। 5 years ago, 5 साल पहले क्या हुआ था भैया, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये 5 years पहले की बात बोल रहे हैं। हाउ ओल्ड आर नीरू एंड सोनी, ये आपको अभी बताना है, नूरी एंड सोनू, ठीक है। तो आपने लिखा है यहाँ पे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x एंड y। अब आपने कहा है पहली कंडीशन में 5 years ago, 5 साल पहले, तो 5 years ago क्या होगा सर, दोनों 5-5 साल छोटे हो जाएंगे, है ना। तो 5 years ago यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो जो आपकी नूरी हैं वो भी हो जाएंगी x - 5, और जो सोनू है वो भी हो जाएंगे y - 5। और कनेक्शन क्या है कि भैया नूरी इज थ्राइस, यानी 3 times, यानी 3 into what, सोनू। तो आप लिखोगे x - 5 इक्वल्स टू 3 times ऑफ y - 5। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो x - 5 इज इक्वल्स टू 3y - 15, सॉल्व करेंगे तो x - 3y इज इक्वल्स टू -10, क्योंकि -5 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -15 में से +5 करोगे तो आपके पास -10 बचेगा। सेकेंड क्या होगी आपकी इक्वेशन, 10 years लेटर, कितने ईयर्स, 10 years लेटर। तो यहाँ पे आप लिखोगे भैया 10 years लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या होगा, अब आप 10 साल बाद मतलब आप बड़े हो रहे हो, है ना, तो x + 10 हो जाएगी एक एज, दूसरी एज हो जाएगी y + 10। दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, तो दोनों के बीच का कनेक्शन है भैया 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस अगेन। ट्वाइस मतलब 2 times, 2 times मतलब आप कैसे लिखोगे गणित में, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, टाइम्स मतलब। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 10 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y + 10। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20। फिर से थोड़ा सा हम करेंगे इसको सॉल्व, तो +2y यहाँ जाएगा तो हो जाएगा -2y, + 10 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -10। आपके पास कुल मिला के बचेगा 10। तो आपकी 2 इक्वेशंस यहाँ पे तैयार हैं। ये है आपकी पहली इक्वेशन और ये है आपकी दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो आप यहाँ पे बोलोगे भैया फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। चलिए दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं पहले, फिर हम देखेंगे। तो x - 3y इज इक्वल्स टू कितना बोला आपने, -10 बोला, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी वाली थी x - 2y इज इक्वल टू 10। चलिए क्या करें, दोनों को सर माइनस कर दीजिए, तभी x से x एलिमिनेट हो जाएगा। वेरी गुड। तो जब आप माइनस करेंगे x - x वुड बी 0, ठीक है, उसको ना भी लिखें तो भी चलेगा, एलिमिनेट हो गया वो। -3y - 2y वुड बी कितना सर, -3y + 2y वुड बी माइनस ऑफ y, एंड -10 वुड बी -20। तो देयरफॉर
y इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स एंड x वुड बी, तो आप x किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड में से। आपने बोला भैया सेकंड से निकालते हैं, चलिए। तो फ्रॉम सेकंड वी गेट व्हाट, तो सर x की बात हो रही है, यहाँ पे x निकालना है, तो आपने रखा x माइनस 2 इंटू 20, y की जगह आ गया 20 है ना, इज इक्वल्स टू 10। तो ये वहां जाएंगे भाई साहब, तो ये हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 10, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 40 दैट इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स। ठीक है, ये आपकी दोनों एज आ गई, 20 एंड कितना 50 ईयर्स। ठीक है, ऑल गुड टू गो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, आसानी से हो गया ये सवाल हमारा। चलिए बहुत बढ़िया, 50 ईयर्स आ गए एक्स की एज, यानी आपके किसके, नूरी की एज, और 20 ईयर्स है आपके जनाब किसकी एज, तो भैया 20 ईयर्स है आपके यहाँ पे जो सोनू है उनके। एक बार चेक करो, दोनों में से मैं 5 माइनस करूँ तो वो आएगा 15, वो आ जाएगा 45, 3 टाइम्स है, और अगर दोनों में मैं 10 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएंगे 60, वो हो जाएंगे 30, वो भी डबल होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो भैया एक बार देख लीजिए, ये हमारा सेकेंड पार्ट था, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। फिर से 2 डिजिट नंबर का सवाल है अब की बार। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि हमने यहाँ पे सीखा है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस में ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन, तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी व्हाट, 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। ठीक है, अब यहां पे जो सवाल है आपका उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, पहली कंडीशन कि द सम ऑफ डिजिट्स दिया, तो डिजिट्स क्या होंगी, x और y। तो सम ऑफ डिजिट्स मतलब आप बोलोगे x और y को ऐड करने पे मिल रहा है 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, दिस नंबर मतलब हमारा जो गिवन नंबर था वो, जिसको हमने यहाँ पे अज्यूम किया है वो, is twice the number obtained is यानी equal to is twice the number obtained by reversing the order। reversing the order मतलब जहां पे x था वहां पे y, और जहां पे y था वहां पे x। फर्स्ट वाली इक्वेशन तो इजी है, सेकंड वाली इक्वेशन पे जरा ध्यान देना। इन्होंने कहा कि 9 टाइम्स दिस नंबर, हमारा दिया हुआ नंबर जो है, हमारा मतलब जो सवाल में दिया है वो नंबर, उसका 9 टाइम्स मतलब इंटू 9 करना, इज मतलब हो गया, आप कह सकते हो इक्वल टू twice the number obtained by reversing the digits। अब reversing the digit मतलब x वहां पे जहां पे y था, और y वहां आ गया जहां पे x था। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 10 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। नाउ ब्रिंग बोथ द वेरिएबल दिस साइड, तो यू गेट 90 माइनस 2x यानी 88x, है ना। एक बार देखो, चलो 90x माइनस 2x प्लस 9y, और ये हो गया माइनस कितना सर 20y इक्वल टू 0, क्योंकि इस तरफ कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 88x प्लस, या सॉरी माइनस कितना, माइनस सर ये हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 0। यू टेक 11 कॉमन। ठीक है, आपके पास क्या है, 11 कॉमन लेने पे, जैसे आपने 11 कॉमन लिया तो अंदर आया भैया 8x माइनस y इक्वल टू 0, है ना। अब ये 11 जाएगा मल्टीप्लाई डिवीजन में, तो 8x माइनस y इक्वल टू 0 आएगा हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्या है भैया सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन आई, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो, चलो यहाँ पे भी हम एक पार्टीशन कर देते ताकि इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। बाकी तो खैर अब जैसा होगा तो होगा। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। चलो गुड टू गो। और करें क्या, ये लो। अब इससे यार तो भाई परफेक्शन अपन से आ नहीं सकता, है ना। चलो अब यहाँ देखो, सवाल पे अपन कॉन्सेंट्रेट करें यदि, तो हमने यहाँ पे हमारी 2 इक्वेशन देखी। पहली वाली इक्वेशन ये रही, दूसरी वाली इक्वेशन ये रही। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे कि भैया फ्रॉम व्हाट सर, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अब क्या मिलेगा आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, है ना, और दूसरा है 8x
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आप अगर सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे, दोनों को ऐड करना इज द बेस्ट ऑप्शन। तो 8x प्लस एक्स हो जाएगा 9x, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होके हो गए 0, और 9 प्लस 0 हो गया 9। तो देयरफॉर यहाँ से सिंपल हमें मिला x इज इक्वल्स टू कितना, x इज इक्वल्स टू 1। अब अगर x इक्वल्स टू 1 है तो y कितना होगा वो हम किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पे भैया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट कि भैया y जो है आपका x की जगह रखा आपने 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा 9 माइनस 1 करके। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, तो सर रिक्वायर्ड जो नंबर है हमारा वो हो जाएगा 18। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे 18 में 1 प्लस 8 होता है 9। अगर मैं सेकंड वाले को देखूँ तो 18 9 से कितना होता है सर 9 8 जा होता है। अगर आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 जा होता है 72, 2 यहाँ 7 ऊपर, 9 1 जा 9 प्लस 7 हो गया 162। उल्टा करोगे 81 हो जाएगा, 81 का डबल करोगे तब भी आएगा 162। तो रिक्वायर्ड नंबर जो हमने निकाला है 18, प्रोबेबली वो हमारी दी हुई सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो वो हमारा आंसर हो सकता है। कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। अच्छा सवाल था, इजीली हम सॉल्व कर पाए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो मीना है वो गई कहाँ पे, वो गई बैंक में टू विड्रॉ 2000 रुपीज। चलिए, तो मीना जी गई हैं बैंक क्या करने, 2000 रुपये विड्रॉ करने। ठीक है, चलिए अच्छी बात है भैया, कुछ ज़रूरत होगी उनको। चलो, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली। तो उन्होंने बोला कि मेरे को 50 और 100 के नोट दो। हो सकता है घर में शादी हो, उनको लोगों को ऐसे करते ना अपन कि नेक देने के काम करना हो या फिर सबको देने हो खुले खुले पैसे। जब बारात में ऐसे अपन करते हैं ना, लुटाते हैं दूल्हे के ऊपर, तो वो सब कार्य के लिए चाहिए होगा। क्यों चाहिए वो तो खैर अपन इस पर क्या ही चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या शुरू करेंगे भैया, देखो 2 तरीके के नोट्स चाहिए। तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट बी कितने, 50 रुपीज नोट बी एक्स, या ऐसा करो नंबर ऑफ 50 रुपी एंड 100 रुपी, 50 रुपी एंड नहीं भैया इतना, हाँ 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स बी क्या सर, बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियस ही बात है। तो 50 रुपए के मान लो एक्स नोट हैं और वाई रुपए के कितने नोट हैं, वाई नोट हैं। ठीक है, उनने कहा मीना गॉट 25 नोट्स इन टोटल। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, उन्हें कुल मिला के 25 नोट्स मिले। तो ये नोटों की संख्या हो गई। तो एक्स नोट थे 50 के, वाई नोट थे 100 के, तो आपके नोटों की संख्या जोड़ के हो गया 25। दूसरा, टोटल उन्होंने 2000 रुपए निकाले। अच्छा, नोटों की संख्या डजंट मीन द मॉनेटरी वैल्यू। जैसे मान लो एक 10 रुपए का नोट है और एक 50 रुपए का नोट है, दोनों हैं तो एक एक नोट, पर उनकी मॉनेटरी वैल्यू अलग है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी ये तो संख्या हो गई, नंबर ऑफ नोट्स हो गए। अब इसमें अगर मैं इसकी मैं मॉनेटरी वैल्यू ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो सर हमें यहाँ पे मिल जाएगा फिर उस केस में कि टोटल कितना आपने यहाँ पे कैश विड्रॉ किया है। ये समझ में आया। एक्स नोट थे 50 रुपए के, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या हो गई, x इंटू 50। वाई नोट थे 100 रुपए के, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या हो गई, 100 वाई। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 50 ले लूंगा कॉमन, 50 कॉमन लिया तो x प्लस 2y आ गया। इधर पे है 2000, तो कुल मिला के 50 जो मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करेगा तो आपको मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइड बाय 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल में आता है भैया 20, तो 5 4 जा 20, एक 0 बचा तो वो यहाँ पे आ गया। तो ये 2 इक्वेशन जो मुझे मिली हैं, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इनके सहारे अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। चलिए एक पार्टीशन और ले लेते हैं हम यहाँ पे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो किसी को कि कौन सा चीज़ कहाँ पे शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, गुड टू गो। चलिए वेरी गुड, थोड़ा सा और ठीक है, एकदम परफेक्ट लाइन अगर हमसे खिंच जाएगी तो फिर बात ही क्या होगी भैया। दूसरी वाली चलिए यहाँ पे, दिस इज गुड। वाह यार, कभी कभी रैंडमली हो भी जाता है अपन से काम। चलो भैया आगे अपन कंटिन्यू करते हैं मामले को। तो आपने यहाँ पे कहा भैया फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2
वी गेट, दोनों इक्वेशन के सहायता से अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहली वाली थी x प्लस वाई इक्वल टू 25, दूसरी वाली आई थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। अब गणित का ज्ञान कहता है कि इनको माइनस कर दो तो x माइनस एक्स हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। y में से 2y माइनस हुआ तो बचेगा आपके पास माइनस ऑफ y, और यहाँ 25 में से 40 माइनस हुआ तो बचेगा माइनस 15। तो आप कहोगे देयरफॉर x या y इज इक्वल्स टू कितना 15 आया, एंड हेंस x या फ्रॉम कौन सा वाला इक्वेशन होगा ये, तो सर ये फर्स्ट वाली से लेते हैं। तो भैया फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, अब यहाँ पे क्या नया मिलेगा आपको, तो सर यहाँ पे जो नया हमें मिलेगा वो होगा, भैया आप ध्यान से देखो, ये x एज इट इज प्लस y की जगह आ गया 15 इक्वल टू 25, तो x वुड बी इक्वल टू 25 माइनस 15, सिंपल गणित, सब्ट्रैक्ट होने पे आंसर आ जाएगा 10। 10 नोट किसके, 50 के, तो वो हो गए 500 रुपये, 100 रुपये कितने थे, 100 रुपये के 15 नोट थे तो वो हो गए 1500 रुपये, जुड़ के 2000 रुपये तो बन रहा है, मतलब हमारा कैलकुलेशन तो सही है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए, 15 नोट किसके, 100 रुपये के, और 10 नोट थे 50 रुपये के, आप भी एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे लिख भी देना एक बार, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज 10 एंड 100 रुपीज नोट इज 15। चलो गुड टू गो, डन विद द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े भैया, अगले सवाल पे एक बार देख लो, कहीं बाद में बोल लो मत सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, तो देख लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से एकदम बढ़िया से टक टक की लगा के। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज प्रोबेबली, अ लेंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है जो कि लोगों को किताब क्या देती हैं, लेंड करती हैं। लेंड मतलब बेसिकली यहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ दिन के लिए दी जाती हैं, फिर आपको वापस करना हो, जैसा कि जनरली लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। चलिए, हैज फिक्स चार्ज, अब दो तरीके के चार्ज लिए जाते हैं, एक फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब आपने एक बार अगर बुक लेंड कर ली तो आपको चार्ज देना है, उसके बाद 3 दिन तक बुक आपकी। अब भले ही आप एक दिन में वापस कर दो, उससे हमें मतलब नहीं है, हमने आपको 3 दिन के लिए दी है, आपको 3 दिन का पैसा देना पड़ेगा। ये नहीं आप कर सकते कि मैंने तो 2 ही घंटे में किताब पढ़ ली तो वापस ले लो और मुझे 2 घंटे के पैसे काट के बाकी दे दो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा उनका रूल है कि 3 दिन के लिए आपका फिक्स चार्ज है, इतना आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका एडिशनल चार्ज लगता है ईच डे के हिसाब से, ठीक है। तो सरिता जी ने क्या किया, उन्होंने 27 रुपए पे किए, जो कि जिसमें से 7 डेज तक उनने यहां पे अपने पास बुक रखी। वाइल सुशी, उन्होंने 21 रुपए पे की, जिन्होंने बुक कितने दिन रखी, 5 दिन रखी। चलो, तो यहां आपको क्या दिया, फाइंड करना है फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर फॉर एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो यहां आपने लिख दिया कि भैया लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। अब यहां पर डे के हिसाब से नहीं होगा, फर्स्ट 3 डेज का आपका इकट्ठा चार्ज लगेगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला है कि हर एक दिन का है, ये नहीं, ये 3 दिन का है, इकट्ठा आपको एक बार में देना है। उसके बाद आपको 3 दिन बुक पढ़ो या 2 दिन पढ़ो या 1 दिन पढ़ो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। देन आपने कहा यहाँ पे कि ऑल्सो फिक्स चार्ज भी एक्स, कितना बोला आपने भैया फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हमने बोला फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज बी एक्स एंड पर डे चार्ज आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 3 डेज, पर डे चार्ज आफ्टर 3 डेज बी वाई पर डे। अब डिफरेंस देखना, एक यहां पे दिन के हिसाब से है चार्ज, वहां पे इन टोटल एक्स है, ठीक है। अब इसमें मेन आपको क्या सोचना है यहाँ पे कि इक्वेशन कैसे बनेगी, तो आप देखो यहाँ पे क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x रुपए आपका चार्ज हो गया, ठीक है, प्लस अब बात करें अगर सरिता जी की, उन्होंने 27 रुपए दिए, लेकिन कैसे दिए होंगे सर, उन्होंने किताब रखी 7 दिन, उसमें से पहले 3 दिन का x रुपए हो गया, बचे हुए दिनों के लिए y रुपए पर दिन के हिसाब से वो पे करेंगे, तो y में नंबर ऑफ डेज को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल ये कि क्या नंबर ऑफ डेज होगा 7, क्योंकि उन्होंने 7 दिन किताब रखी, नहीं सर। बड़ा यहाँ पे जो सवाल है उसका जवाब होगा कि भैया 7 में से 3 दिन हम माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि 3 दिन का चार्ज वो पे कर चुकी है, तो दोबारा नहीं लिया जाएगा।
टोटल 7 डेज रखी थी, पर 3 दिन का फिक्स चार्ज वो पहले ही पे कर चुके हैं। जो बचा हुआ चार्ज है वो केवल 4 दिन का लगेगा, जिसको हम 7 - 3 करके अचीव करेंगे। तो x + 4y = 27, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो भैया मामला क्या है, एक बार देखो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा। तो सर सेकेंड इक्वेशन में थोड़ी सी अलग कंडीशन होगी, क्योंकि वहाँ पे सामने वाले इंसान ने कितने दिन लिए है किताब, 5 दिन के लिए ली है। तो भैया जब 5 दिन के लिए ली है तो 5 दिन का पैसा देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अपन देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें इक्वेशन बन जाएगी x जो कि फिक्स चार्ज है प्लस 5 डेज हैं तो y होगा पर दिन का चार्ज, लेकिन 5 दिन में से 3 दिन का पे कर चुके हैं तो वो हो जाएगा माइनस इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 21। अब ये देखिए ये हो जाएगा x + 2y = 21। तो ये हमारी पहली इक्वेशन मिल गई इस तरफ, उस तरफ दूसरी इक्वेशन है। दोनों को हम सॉल्व करके अपने सवाल का जवाब इजीली दे सकते हैं, है ना। आई डोंट थिंक सो अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी हम में से किसी को। चलिए एक पार्टीशन यहाँ और कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो भैया। लगभग तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही लाइन खींची थी अपन ने, बहुत बढ़िया। चलो अब ये देखो आगे अगर हम यहाँ पे बढ़ेंगे, दोनों इक्वेशन को हम बोलेंगे भैया फ्रॉम 1 and 2। अब क्योंकि यहाँ पे x है जो कि बिना वेरिएबल का है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो सीधे सीधे उसको हम यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला था भैया x + 4y = 27, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कितना था, दूसरा था यहाँ पे भैया x + 2y = 21। चलिए अब आप करेंगे दोनों को माइनस, x में से x गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 4y में से 2y गया तो केवल 2y बचेगा, और यहाँ 27 में से 21 गया तो 6 बचेगा। तो देयरफॉर सिंपल गणित के हिसाब से y आ जाएगा 6 / 2, यानी 3 रुपीज़ पर डे का आपका चार्ज है आफ्टर 3 डेज। अब अगर ये 3 रुपीज़ चार्ज है तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज करो और अपना आंसर बता दो, फाइनल x की वैल्यू भी। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि भैया फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, किसी भी एक से निकाल दो, फर्स्ट या सेकंड एक ही बात है। तो आपने कहा x + 4 × 3 = 27। तो यहाँ पे आप बोलोगे x + 12, 4 3 = 12 = 27। x = आएगा 27 - 12, सिंपल मैथमेटिक्स। जवाब आया आपका यहाँ पे 15 रुपीज़। तो पहले दिन 3 दिन का चार्ज है 15 रुपये। अब देखो पहले 3 दिन में पर डे का चार्ज नहीं बोला उन्होंने, इकट्ठा चार्ज बोला पहले 3 दिन का, तो वो 15 रुपीज़ है फिक्स, और बचे हुए दिनों का 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपका यहाँ पे चार्ज लग रहा है। क्लियर है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे अननेसेसरी 15 को 3 से डिवाइड करके ये मत बोलना कि फिक्स चार्ज भी 5 रुपीज़ पर डे है ना, फिक्स चार्जेस 15, मतलब अगर आपने बुक ली है तो आपको 15 रुपये देने ही देने पड़ेंगे मिनिमम। उसके ऊपर फिर आप डिपेंडिंग कितना यूज़ करते हो 3 दिन के बाद उस पर डिपेंड करेगा। चलो स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक इट। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है समाप्त, एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। फटाफट एक बार अपन एक काम करते हैं, ये सारे समरी पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं, फिर अपन चैप्टर को खत्म करेंगे। तो हमने इस चैप्टर में बेसिकली क्या सीखा, तो हमने सबसे पहले सीखा कि जब भी आपके पास कोई पेयर हो, यानी 2 इक्वेशंस हो, कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, और जिसके वेरिएबल भी 2 हों, तो उसको सॉल्व करने के मूलतः 2 तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल, दूसरे होते हैं एल्जेब्रिकल मेथड। अब एल्जेब्रिकल मेथड का नाम तो सर आपने बताया नहीं, तो भैया एल्जेब्रिक इज द लॉन्गर, मतलब एक कह सकते हो बिगर फैमिली। उसके अंदर दोनों आते हैं आपके सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तीसरा भी आता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पर फिलहाल वो आपके सिलेबस के बाहर है तो उस पर चर्चा अपन नहीं करेंगे। कभी सीखना चाहो तो बिल्कुल सीख लेना, पर फिलहाल के लिए तो अभी इन दोनों पे कंसंट्रेट करो, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये है अपने एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में आप ग्राफ का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, दोनों ही इक्वेशंस का बनाते हैं ग्राफ, और उसके बाद फिर वो जो ग्राफ जो बनता है वो इन दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो एक लाइन अगर वो किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पे, ठीक है। अगर लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो आप वहां पे क्या कहते हो कि ये कौन सा केस है, ये है यूनिक सॉल्यूशन का केस। और इस केस में आप इक्वेशंस को क्या कहते हो, इक्वेशंस को आप कहते हो कंसिस्टेंट, ठीक है। सेकंड जब आपका होता है कि लाइंस करेंगी कोइंसाइड, ठीक है, यानी उनका पाथ एग्जैक्टली सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और
यहाँ पे आपका इक्वेशंस यहाँ पे भी कैसे रहेंगी, कंसिस्टेंट रहेंगी, लेकिन साथ में यहाँ पे टर्म जुड़ जाती है, दैट इज डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए थर्ड केस होता है जब आपकी लाइंस होती हैं पैरेलल ग्राफ में, यानी उनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, तो उस केस में आप कहते हैं नो सॉल्यूशन वाला मामला है। और इस केस में आप फिर इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट घोषित कर देते हैं, क्योंकि वो आंसर ही नहीं दे पा रही है, और आंसर नहीं दे पा रही तो मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसलिए इनकंसिस्टेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ये ग्राफिकल की बात हो गई। अब अलजेब्रिक में जो दो मेथड थे जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, एक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, दोनों ही हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए। और यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज, अब आपकी जो दो इक्वेशन होती है उनका जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है। अब ये आपको क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत बार हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे इस जनरल फॉर्म का इस्तेमाल करके बिना इक्वेशन को सॉल्व करे भी बता सकते हैं कि उनके जो सॉल्यूशन होंगे, जो आंसर होंगे, उसका नेचर कैसा होगा। मतलब आप कह सकते हो कि जैसे बिना पूरा डिटेल में इलाज किए भी डॉक्टर एक बार देख के ही बोल देता है कि इस इंसान को ये तकलीफ हो सकती है, वैसा वाला कुछ हिसाब। ठीक है, कि जब आपने दूर से देख के ही बोल दिया कि भैया सामने वाली चीज, सामने वाले उसमें इक्वेशन में ये हमारा पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके कोएफिशिएंट्स पे। ठीक है, तो अगर आपके x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बराबर नहीं है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, उस केस में आप कहते हो कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है और ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होता है। अब इसके अगर बराबर नहीं आए तो अगले केस में बराबर आने चाहिए। अब बराबर में भी दो केस होंगे, जब वो c1/c2 के बराबर नहीं है या फिर सारे रेशियो आपस में इक्वल है। अब अगर बराबर नहीं है तो मतलब आपकी इक्वेशंस कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं, विच इज योर पैरेलल लाइंस का केस। ठीक है, थर्ड केस जब तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि वो डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट की कैटेगरी में हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड योर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस वाला केस, या फिर आप कह सकते हो कि कोइंसाइडिंग लाइंस, वैसा वाला केस। ठीक है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन माने यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके नो सॉल्यूशंस। ठीक है, और इधर आप लिखते हो बहुत बार कि इसमें है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो यहाँ कितने सॉल्यूशन आएंगे, यहाँ आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे बहुत बार बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन की जगह पे आप अगर लिखना चाहो नेचर, तो ये हो जाएंगी, आप कह सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसाइडिंग लाइंस, इसमें वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ पॉइंट, जरा सेवरल सिचुएशंस, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां पे आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे किसको, दो इक्वेशन को, और फिर उनको सॉल्व करके आप उस सॉल्यूशन का, उस प्रॉब्लम का आंसर बताएंगे। दिस इज बेसिकली जो हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो जैसा जैसा हमारा समस्या होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं। एंड विद दिस वी प्रोबेबली एंड टुडेज सेशन। तो भैया जो इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, उसकी कुछ बात कर लेता हूँ मैं आपसे 2 मिनट हमारे इस प्लेटफॉर्म की, जिसके बाद अपन इजीली इस सेशन को एंड कर लेंगे। देखो हमारे जब हम कहते हैं कि मोस्ट ट्रस्टेड या फिर मोस्ट लव्ड प्लेटफॉर्म क्यों है, क्योंकि हमारे जो फीचर्स हैं वो आपको कहीं नहीं मिलते हैं। जैसे कि उसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव लेक्चर्स मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, DPP शीट्स मिल जाती हैं, और वो भी सिर्फ शीट्स नहीं दे देते हैं भैया, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपको कहीं ज़्यादा भटकना ना पड़े। देन हैंड रिटन नोट्स एंड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आपकी एक कंप्लीट स्टडी हो सके और आप इजीली अपने मार्क्स अचीव कर पाएँ एग्जामिनेशंस में। देन हमारा भैया टेलीग्राम चैनल भी है जो कि रेगुलरली आपको अपडेट देता रहता है अबाउट थिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग टू कम। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड सेकेंडली हमारे पास फ़ोन नंबर एंड व्हाट्सएप भी है, तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो इन माध्यम के थ्रू बड़े ही इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सेशन को लाइक करना, चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो वीडियो को भी शेयर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमें आप तक पहुंचाने में थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि आपके ये छोटे छोटे सपोर्ट से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अच्छा कर पाते हैं। चलिए सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, माँ बाप की सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें एंड येस ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते रहते हैं। तो भैया एग्जाम देते रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखना। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।